मेहमान रहेंगे परिमल कुमार आईसीएस कोचिंग सेंटर से। परिमल जी, आपका स्वागत है, आप मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर वीपी यादव चेयरमैन हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप मंच पर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियां। शिक्षा पर हम बात करेंगे। परिमल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो भिवानी में किस तरह की शिक्षा की स्थिति है, इस पर हम अपने सत्र में चर्चा करेंगे। ओवर टू यू रवि। शुक्रिया सोनल। दोनों मेहमानों का तारुफ आपने करवाया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी, परिमल कुमार जी डायरेक्टर आईसीएस, दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहला सवाल सर आपसे ही, एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक तरह से आईएसओ 2009 प्रमाण पत्र धारक था, 2013 प्रमाण पत्र धारक है। अभी एमओयू भी साइन किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड से और दूसरे तमाम देशों की सरकारों से। कहाँ खड़ा पाते हैं हरियाणा को शिक्षा के मामले में? सर पहला सवाल यही। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हरियाणा के अंदर एक सबसे बड़ी जो समस्या थी कि परीक्षाओं के दौरान एक नकल का बड़ा प्रचलन रहता था। तो इसके अंदर हमने ऐसा सिस्टम लागू किया है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। परहैप्स वो इंडिया का ही नहीं पर वर्ल्ड का ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से भीड़ एकदम गायब हो गई। हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स और क्यूआर कोड क्वेश्चन पेपर में इंट्रोड्यूस किए और उससे मात्र 2 मिनट में हमने क्वेश्चन पेपर आने पर बता दिया कि ये किस बच्चे का क्वेश्चन पेपर था, किस सेंटर से लीक हुआ और कौन वहाँ इन्विजिलेटर था। और पहली बार बोर्ड की स्थापना से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि बाय नेम एफआईआर दर्ज हुई और 2 मिनट में हमने परीक्षा देते हुए विद्यार्थियों को वहाँ जाकर पकड़ा। तो एक नया कीर्तिमान था। ऐसे ही गुणवत्ता तक जो हम लेकर आ रहे हैं, गुणवत्ता प्रबंधन के मामले में, गुणवत्ता प्रबंधन में आप देखिए कि एक प्रॉब्लम्स यहाँ आती रही क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत ज़्यादा है हमारे पास, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी जो NEP 2020 है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात है कि रिटर्न पद्धति को हटा के बच्चों को एक थिंकिंग क्रिएचर बनाया जाए। उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में उसमें हमने क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहन सोच वाले क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग रचनात्मक सोच वाले, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे क्वेश्चंस अभी इंट्रोड्यूस किए हैं और आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट भी आपको नजर आएगा। नई शिक्षा नीति पे डॉक्टर साहब बात करूंगा, परिमल कुमार जी से जान लेते हैं। परिमल जी, शिक्षा पद्धति की बात की है, परीक्षा पद्धति की बात की है डॉक्टर साहब ने जी, क्या मानते हैं वर्तमान जो परीक्षा पद्धति है शिक्षा पद्धति से इतर अगर बात करें, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, कितना सही मानते हैं? पेपर लीक होने की बात कही गई थी, क्यूआर कोड जो है ईजाद किया गया है, उसके बाद आपके सोनीपत क्षेत्र की बात करें, दूसरे क्षेत्रों की बात करें, नकल के मामले जो है काफ़ी ज़्यादा आते थे, बड़ी तादाद में उनको रोका गया है। कहाँ क्या मानते हैं आप? सर रोका कितना गया है मेरे से ज़्यादा तो आप ही बता देंगे। जो है आप जो है मेरे ख्याल से पिछली बार परीक्षा में ज़्यादा जो है घूम रहे थे सक्रिय तौर पर, कितने सेंटर्स पर आप गए और कितनों पे नकल हो रही थी, कितनों को कैंसिल किया। मेरे ख्याल से नकल के मामले में तो हरियाणा पूरे देश में सबसे ऊपर होगा बोर्ड में। और दूसरा सर, आप जो है गुणवत्ता की बात कर रहे थे, लास्ट टाइम पर भी जो डिस्कशन हुआ था, जैसे अगर हरियाणा बोर्ड गुणवत्ता में बहुत बढ़िया है तो हरियाणा सरकार के ही स्कूलों को सीबीएसई से क्यों एफिलेटेड किया गया, ये एक सवाल मेरा इस पर भी रहेगा। और जैसे एक और सवाल सर कि हरियाणा से इतिहास को मिटा दिया गया है। जैसे विश्व इतिहास अगर बच्चे जानेंगे नहीं तो दुनिया कैसे बदलती है, समाज कैसे आगे बढ़ता है और किस प्रकार से अब आगे भविष्य तक पहुंचेंगे, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर भी जो ना सवाल पूरे हरियाणा में किसी ने उठाया ही नहीं। कि जब जो है जैसे पहले पढ़ते थे इतिहास की चीज़ें रहती थी, इतिहास में ठीक है भारत का इतिहास कम पढ़ाया गया पहले वाली सरकारों में और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भारतीय महापुरुषों को पढ़ाया जाना चाहिए था।
भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास भी पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन विश्व इतिहास को हटाना और जो पूरे भारतीय इतिहास को हटाना वो मुझे थोड़ा सा गलत डॉक्टर साहब बड़ा इस पर फेरबदल आप- किया गया था इतिहास की पुस्तकों में अगर बात करें। और दूसरी बात जो इन्होंने उठाई थी, लगातार कहते भी आए हैं, कितना फेरबदल हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। हरियाणा के स्कूलों को जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड थे, उनको सीबीएसई से जोड़ने का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं गले उतरने वाली बात नहीं है। देखिए, सरकार का ये फैसला रहा और ऐसा मानना है कि अगर कुछ विद्यालय सीबीएसई से एफिलेट हो जाते हैं तो उसके अंदर एक कंपटीशन टाइप स्टार्ट हो जाएगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के स्कूलों में, सरकारी में ही। तो सरकार का ये जो निर्णय था वो एक एक्सपेरिमेंटेशन है, एक प्रोसेस है। इससे बोर्ड खुद को अपने आप को बेहतर बनाता जा रहा है और समय आएगा जब हमारी सरकार इस पर विचार करेगी और जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक्सीलेंस की तरफ पहुंचेगा तो वो विद्यालय समय के साथ अपने आप वापस आ जाएंगे। लेकिन कंपेरेटिव स्टडी जो की गई थी, परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। सीबीएसई की बात करें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा, जो विद्यालय सीबीएसई के मातहत दिए गए थे उनका परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणामों की तुलना में कमतर साबित हुआ था। तो क्या रिकमेंडेशन की जाएगी अब कि उन स्कूलों को दोबारा से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत लिया जाए? देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो है रिज़ल्ट कम आने की, क्योंकि ये भी कहा गया है कि भाई कुछ एक शिक्षक उपलब्ध नहीं थे समय पर, जिसके कारण ये रिज़ल्ट कम आया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम निरंतर सुधार करते जाएंगे तो रिज़ल्ट भी हरियाणा बोर्ड के और सीबीएसई के दोनों स्कूलों में ही बेहतर होंगे। वैसे मैं समझता हूँ कि 10वीं कक्षा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पास होना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि सीबीएसई में आसान है। वो इसीलिए क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट है वो दोनों में ही, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई में 20 नंबर का है, लेकिन 80 में से 33% आपको बच्चे को यानी 27 नंबर लेने होते हैं पास होने के लिए 10वीं में बाकी सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अगर वो बच्चा 13 नंबर ले लेता है सीबीएसई में, 27 नहीं लेने, सिर्फ 13 नंबर ले लें यानी 16% पे, तो वो बच्चा पास हो जाता है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक तरह से गुणवत्तात्मक रूप से पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक सिस्टम से चल रहा है। जाहिर तौर पर परिमल जी आपके पास आऊँगा। नो डिटेंशन पॉलिसी, हालांकि कोचिंग करवाई जाती है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं रोजगार परक शिक्षा की बातें की जाती हैं कोचिंग के साथ साथ। तो नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई थी हरियाणा में और उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं माकूल नहीं आए थे। आपको क्या लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी जो परीक्षाओं की बात की जाए, 12वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा, तो पहला जो पड़ाव हो 12वीं की परीक्षा से संभवतः शुरू होता है, वो कितनी कारगर मानते हैं? सर, जो एनईपी ही थी वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, 2009 में बनी थी, 2010 में इम्प्लीमेंट हुई थी। उस टाइम पर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था कि अगर पेपर में पास होना अनिवार्य नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, बच्चों के ऊपर जो मामला ही हट जाएगा। उसमें दो बातें हुई, एक तो टीचर बच्चों को डांट डपट नहीं सकता, बच्चों को जो है धमका नहीं सकता, पीट नहीं सकता, उसको फेल नहीं कर सकता, तो टीचर का प्रेशर क्यों मानेंगे बच्चे? और उसका रिजल्ट, जैसे कोई भी पॉलिसी बनती है तो 10-5 साल लगते हैं। आज जो है जैसे हमारे पास हर रोज़ बच्चे आते हैं, 12वीं पास भी और ग्रेजुएट्स भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, उनको बेसिक सी बातें नहीं आती कि जमा क्या है, घटा क्या है, गुणा क्या है, भाग क्या है। और मैं अपनी बात को यहाँ पर, हमारे ही स्टूडेंट्स बैठे हैं कि जब ये यहाँ पर आए थे, इन्होंने पहली क्लास ली थी तो इनका हाल क्या था, फिर क्लास से वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कल 2 बच्चों को मुझे क्लास से इसलिए बाहर निकालना पड़ा कि वो 3 दिन क्लास में नहीं आए थे। 3 दिन में जो पढ़ाने का जो डिफरेंस था ना, वो डिफरेंस इस कारण से वो कॉप अप नहीं कर पा रहे थे। ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, इसने एजुकेशन का सत्यानाश किया है। और जो अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब बनाई गई है 2020 इसमें 2020, इसके अंदर तो पेपर ही नहीं लेंगे। पहले तो फेल नहीं करेंगे, पेपर तो देने थे, लेकिन अब क्या किया, अब तो पेपर ही नहीं देने। 12वीं क्लास में बोर्ड होगा तो 12वीं क्लास में ही बच्चा जाकर के फेल होगा या पास होगा तो बहुत ज़्यादा इसके कारण से पढ़ाई का और नुकसान होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम तो सर जहाँ तक मेरा मानना है कि होने चाहिए। जैसे 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं पूरी सभा में, सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो बच्चे पढ़ते हैं।
अब 8वीं का भी बोर्ड होगा तो बच्चे और पढ़ेंगे, 10वीं का होगा तो और पढ़ेंगे, 12वीं का होगा तो और पढ़ेंगे। और अगर बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे? किसी भी बच्चे से पूछ लो, किसी भी आदमी से पूछ लो, 9th क्लास का बोर्ड नहीं था और 10th क्लास का बोर्ड था तो 9th में कम पढ़े बच्चे और 10वीं में ज़्यादा पढ़े। 11th में नहीं बोर्ड था तो 11th में कम पढ़े, 12th में बोर्ड था तो 12th में ज़्यादा पढ़े। तो बोर्ड खत्म करने का क्या औचित्य था और किन एक्सपर्ट लोगों ने सरकार को ये राय दी कि बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म होने चाहिए? ये बिल्कुल सत्यानाश करेगा पढ़ाई का, युवाओं का, फ्यूचर का, करियर का। अब कुछ आएगा ही नहीं तो फिर बात कहाँ बनेगी? जैसे एक बात चलती है डॉक्टर साहब, चेयरमैन साहब, भारत में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है? मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ और सब बच्चे पता क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है। मैं बोलता हूँ भारत में बेरोजगारी है ही नहीं, भारत में कामचोरी है, भारत में अशिक्षा है, भारत में लायकियत की कमी है। जैसे जो स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर जाकर के बच्चों के अंदर लायकियत आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है। उसके कारण चाहे जो भी हो तो देखो सरकार का काम है, सरकार देखे। पर गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल अब देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ फिर प्राइवेट स्कूल्स का हाल देखें। दोनों जगह से जो है ना मायूस होकर के लोग अब जो छोटी छोटी जगहों पर जो है कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं और कोचिंग सेंटरों में बच्चे उनकी बजाय ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं और वहाँ का रिजल्ट ज़्यादा बेटर है। 1-2 साल में आप पाओगे कि अब जो ये स्कूलिंग वाला ज़माना है, स्कूलिंग वाला ज़माना पीछे हट गया, कंपटीशन स्कूलिंग का मामला आगे आएगा। क्योंकि इतिहास अपने नायक घड़ लेता है, इतिहास अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा। और जो है अगर सरकार इस प्रकार की चीज़ें नहीं करती है तो फिर वे कहीं ना कहीं दूसरी जगहों से पूरी होंगी। अब जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों का हाल क्या है, चाहे कुछ भी आंकड़ों में कह लें हम, चाहे कुछ भी कर लें, आपके सामने सच्चाई सबके सामने है। और प्राइवेट स्कूल्स का हाल भी क्या है, वो भी सच्चाई सबके सामने है। अब 11th और 12th क्लास, डॉक्टर साहब आप जो है चेक करवा लो कहीं पर भी, 12th और 11th क्लास में साइंस में स्कूलों में तो जाने ही बच्चे बंद हो गए, प्राइवेट स्कूलों में वो स्ट्रीम लगभग बंद हो गई है। लोग कोचिंग सेंटरों में जाकर के नीट की तैयारी, IIT की तैयारी और बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। वही काम अगर स्कूलों की गुणवत्ता नहीं बढ़ाई गई तो छोटे स्तर पर भी ये काम चालू हो जाएगा। और हम लोगों ने भी पढ़ाई चालू की है। अब हम लोग जो है 4th क्लास से और 12वीं क्लास तक पढ़ा रहे हैं और इस बात को मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि जो काम स्कूल में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अब हम करेंगे उसको और बच्चा कोई भी 12वीं क्लास पास करते करते गवर्नमेंट जॉब लेना चाहेगा तो गवर्नमेंट जॉब, अगर उसको हायर स्टडी के लिए CUET का एग्ज़ाम करना होगा तो CUET का एग्ज़ाम, और बाकी उसको जो है कुछ भी एक्सप्लोर करना है, बिजनेस करना है, तो जितनी बातें स्कूल की शिक्षा को एक्सप्लोर करना चाहिए था, उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाना चाहिए था, जो चीज़ें हर जगह पूरी नहीं हो रही हैं तो हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। वही सवाल जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से इन्होंने कहा कि परीक्षाएं जब नहीं होंगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बात कहती है कम से कम बोर्ड की परीक्षाएं तो होनी चाहिए। जिन कक्षाओं में जो बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होती हैं कहीं न कहीं परिणाम कमतर आते हैं या दूसरी बातें की जाए, आप क्या मानते हैं? देखिए 35 साल का, एक अहम बात, 35 साल का आपका भी तजुर्बा है, CBSE से भी आप सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं, हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो लाजमी है कि जो है परीक्षाओं को हटाया जाना, परीक्षाएं ना होना कितना। देखिए परिमल जी ने जो कुछ अभी कहा है, कुछ एक पॉइंट्स इनके वैलिड हैं, लेकिन मैं एक बात की क्लैरिटी करना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 10वीं का एग्जामिनेशन नहीं होगा। वेरी क्लियरली ये लिखा हुआ है 10वीं और 12वीं का जो एग्जामिनेशन है एज इट इज़ कंटिन्यू किया जाएगा। और साथ में ही इसका भी उल्लेख है कि परीक्षा प्रणाली को इस तरह से सुधारा जाएगा कि कोचिंग के ऊपर जो निर्भरता है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। जी साथ में ही 3री, 5वीं और 8वीं क्या सेंसस एग्जामिनेशन होगा, ये लिखा है। सेंसस एग्जामिनेशन जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है, हमने कभी इसके बारे में पहले सुना नहीं। मैंने अपना M.Ed में भी नहीं सुना, B.Ed में भी नहीं सुना, PhD एजुकेशन में की, उसमें भी नहीं। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च की। यूनेस्को का जो इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसिल है, वहाँ से पता चला कि सेंसस असेसमेंट का एक ही मतलब है कि थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, यानी उसकी परीक्षाएं स्कूल नहीं लेंगे, कोई एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी लेगी और बच्चों की परीक्षा 3rd, 5th और 8th में ली जाएगी। साथ में ही जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, उसके अंदर संशोधन किया गया 10 जनवरी 2019 को। और इस संशोधन के तहत
कहा गया है कि 5 और 8वीं की रेगुलर परीक्षा होगी, जो कि बेसिकली एक्सटर्नल एजेंसी या एकेडमिक अथॉरिटी लेगी। जैसे अपने स्टेट में एकेडमिक अथॉरिटी SCRT है, या वो किसी ऐसी एजेंसी को इसे करने की अनुमति दे सकते हैं जिसका एक्सपर्टाइज इसके अंदर हो, जैसे बोर्ड है। तो इसके अंदर अब 5 और 8वीं का बोर्ड या परीक्षाएं पंजाब में हो रही हैं, उन्होंने तो 2019 से स्टार्ट कर दी थी, राजस्थान में भी हो रही हैं, हिमाचल में भी हो रही हैं और अन्य स्टेट्स में भी हो रही हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी एक कवायद शुरू की थी 2 साल पहले, एनरोलमेंट करवाए थे परिमल जी। जब जो है एनरोलमेंट करवाए थे उसके बाद परीक्षाओं का मामला खटाई में पड़ा था। हालांकि 2-3 बार रिकमेंडेशन भेजी गई थी विभाग को भी, सरकार को भी। जी। तो मामला कहाँ तक पहुँचा है? देखिए क्या है कि सरकार की तरफ से हमें 25 जून 2020 को लेटर आया कि आपको 8वीं की परीक्षाएं करवानी है, सीधा बोर्ड को लिखा गया था। लेकिन हमने कहा, या बोर्ड ने कहा कि जो परीक्षाएं हैं वो समान रूप से, चाहे वो CBSE एफिलेटेड स्कूल है या किसी भी बोर्ड से स्कूल है, उसकी परीक्षाएं जो है होनी चाहिए, और वो भी शिक्षा बोर्ड ले। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एग्जामिनेशन बायलॉज, सबसे पहले तो जब ये रिकॉग्निशन लेते हैं तो सरकार इन स्कूलों को रिकॉग्निशन देती है, चाहे वो किसी बोर्ड से भी एफिलेटेड हो। उसके बाद सरकार जब NOC देती है तो कहती है कि NOC इस शर्त पे दी जाती है कि आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा मंडली 2003 की अनुपालना करेंगे, यानी आपको सारे नियम हरियाणा सरकार के मानने होंगे। उसके बाद CBSE का एग्जामिनेशन बायलॉज है 7.1, वो ये कहता है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है 8वीं तक की क्लास के, वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के फॉलो करने हैं। इसका मतलब CBSE इस बात को मानती है कि 8वीं तक की कक्षाएं वो राज्य सरकार के अधीन है, उस शिक्षा विभाग के अधीन है। फिर हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003, उसका रूल नंबर 9 है, जिसके 2 सब पार्ट है। रूल नंबर 1 कहता है 9 का कि 8वीं तक जितने भी रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं स्टेट में, वो हरियाणा गवर्नमेंट का जो सिलेबस है रिकमेंडेड डायरेक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो फॉलो करेंगे, और 9वीं से 12वीं वो उस बोर्ड का सिलेबस फॉलो करेंगे जिससे वो एफिलेटेड है। तो रूल्स बड़े क्लियर हैं। इसी को लेकर हम सरकार के पास गए थे और सरकार ने हमारा प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुछ CBSE के एसोसिएशंस कोर्ट में चली गई, अब वो विचाराधीन है। लेकिन हमने फिर दोबारा सरकार से कहा इस पर विचार करके अपना निर्णय दे। परिमल जी कुछ कह रहे थे आप? जी, एक्सटर्नल एजेंसी की बात आपने कही सर कि एक्सटर्नल एजेंसी 5th और 8th क्लास का एग्ज़ाम लिया करेगी, तो इस पर मेरा सवाल है कि बोर्ड ही क्यों ना ले, और वो आपने क्लियर किया, थैंक यू वेरी मच, कि बोर्ड ही लेने के जो है उसमें है और बोर्ड को लेना चाहिए। एक्सटर्नल एजेंसी का अभी मामला क्या चल रहा है? HSSC का मामला, CET का हो सकता आपके संज्ञान में आया हो। अभी बहुत ज़्यादा बुरा हाल उसमें हुआ है। अब बच्चों का सैटरडे का एग्ज़ाम था, फ्राइडे नाइट 11 बजे तक सब बच्चे असमंजस में थे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा सुबह। अब वो रात को 11 बजे 11:30 बजे नोटिफिकेशन डाला गया कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अब वो अगले दिन दोबारा से वो एग्ज़ाम जो हो कर दिया, फिर वो सैटरडे वाला मंडे कर दिया, और जब वो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 42 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 रिपीट हो गए पहले दिन वाले ही। तो ये जो इस प्रकार से एक्सटर्नल एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी किसी भी पार्ट पर, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब जो है CM साहब कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं एग्ज़ाम बनाना, अब भाई CM साहब की जिम्मेदारी नहीं थी कौन? अब तो बोर्ड चेयरमैन और बाकी लोग तो पीछे हो गए। एग्जाम तो आप भी कंडक्ट करवाते हैं सर, सवाल वही है कि परीक्षा जो है आप भी कंडक्ट करवाते हैं। कुछ महीने के बाद जो है स्टेट की परीक्षा होगी हरियाणा में, वो भी एक बड़ी परीक्षा है। तो दूसरी एजेंसी से इस तरह से परीक्षा जो है करवाया जाए, देखिए, उसका क्या हरियाणा औचित्य है? विद्यालय बोर्ड शिक्षा क्या- बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कभी भी किसी एक्सटर्नल एजेंसी से एग्जामिनेशन नहीं करवाता है, हम लोग खुद करवाते हैं। और मैं दावे के कह सकता हूँ कि अलग अलग स्टेटों में जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो आप राजस्थान का ले लीजिए, इवन हिमाचल का ले लीजिए, या यूपी का ले लीजिए, यूपी टेट, लेकिन इस बात का हम पूरा दावा करते हैं कि पूरे हरियाणा में या आज तक जब से मैंने लिया या इससे पहले कभी भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एस्टेट का पेपर लीक नहीं होने दिया हमने। चुनौतियां सर, जैसे
आप अपने कार्यकाल की कह सकते हैं, मैं उससे थोड़ा सा लंबा कह सकता हूं। हरियाणा के एचटेट के एग्जाम लीक हुए थे 2017 की बात कर रहे हैं। सोनीपत में ही इंडियन स्कूल से लीक हुए थे, उनके चेयरमैन को गिरफ्तार भी किया गया था, मामला इस प्रकार से चला था सर। और एचटेट की बात नहीं, जैसे सीईटी की बात हो रही है, जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ये वाला, तो इससे पहले जो ना एचएसएससी के पेपर, हरियाणा पुलिस का पेपर जो अब कल परसों भर्ती चल रही है, इसका एक बार लीक हुआ, प्रोटेस्ट हुआ पूरे हरियाणा के लेवल पर बहुत बड़ा, सरकार को वापस लेना पड़ा, फिर दोबारा पेपर हुआ, फिर दोबारा लीक हुआ, फिर से जो उसको प्रोटेस्ट हुआ और फिर लीक किया, जो उसको वापस लिया गया, और तीसरी बार जब एग्जाम हुआ तो तीसरी बार के एग्जाम के आधार पर वो फेयर था, उसके आधार पर अब भर्तियां हो रही हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं सर, ग्राम सचिव का पेपर हरियाणा के पैमाने पर लीक हुआ था, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, और ये जो हरियाणा के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो हरियाणा में पेपर लीक ना होने के पीछे इनके प्रोटेस्ट का डर सरकार को ज्यादा रहता है। और ये काम जो ना अब सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, यूपी में भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट हुए हैं, और एमपी में तो अब जो ना बहुत ज्यादा, इतना हरियाणा में कभी नहीं हुआ इस लेवल पर जो बच्चे छात्र जो इसका विरोध कर रहे हैं कि जो ये भर्तियां हो रही हैं, व्यापम घोटाला और जो बाकी चीजें हो रही हैं, तो इन चीजों के ऊपर जो है युवाओं का एक प्रेशर हरियाणा में और बाकी जगहों पर पूरे देश में अब ये बनने लग गया। एसएससी का पेपर लगातार लीक होता था सर, ऑनलाइन एग्जाम लगातार लीक्स होते रहे हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय के अंदर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी बच्चा फेयर नहीं लगा है, आप चेक करवा लो, एक भी बच्चा एक भी एग्जाम क्लियर कर दे तो आप बता देना। इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए सर केंद्रीय विद्यालय के, तो जो है ना ये जैसे हरियाणा के अंदर जो ये मामला रुका हुआ है तो बच्चों के प्रेशर के कारण, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि एमपी में भी ये रुकेगा क्योंकि बच्चों का प्रेशर है। राजस्थान में कितने पेपर लीक होते हैं, कौन मना करेगा इस बात को। पंजाब के पेपर, और अभी जो पंजाब गवर्नमेंट में जैसे आप सरकार है, अब उन्होंने आकर के क्या किया कि जिन बच्चों को, जिन लोगों को एडॉक पर लगा रखा था, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है वहां पर जो है जॉब लगने का, अब कौन लग गया कौन नहीं लग गया उन्हीं को पास कर दिया, उन्हीं को जो है कर दिया। सुधार की जरूरत है। चुनौतियां क्या क्या, आखिरी सवाल आपसे, कि चुनौतियां क्या मानते हैं? अभी परीक्षा की बात कही कि परीक्षा पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको लगता है कि वो कारगर साबित होगी रोजगार के मामले में, स्किल एजुकेशन के मामले में? सर ये एनसीटीज तो बिल्कुल नहीं लागू होने वाली है। जैसे मुझे लगता है कि 5th क्लास का बोर्ड होना चाहिए, 8th क्लास का बोर्ड होना चाहिए, 10th क्लास का, 12th क्लास का बोर्ड होना चाहिए। चेयरमैन साहब, अगर जो है इस प्रकार की बात आपसे जब कभी सुझाव लिया जाए तो मुझे लगता है जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं और ज़्यादा बढ़िया उनको, और जो आपने जो कॉम्पिटेंसी की बात कही तो उसके लिए सेकंड एग्जाम होना चाहिए। एक तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पूरा होना ही चाहिए 100 नंबर का, उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट है और 20 तो वे मिले ही मिले, 13 नंबर और लेकर के पास, तो इतना खेल नहीं होना चाहिए। बच्चे का इतना ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि 33 नंबर तो वो कम से कम ले, वो इंटरनल असेसमेंट के और बाकी चीज़ों का क्राइटेरिया अलग बन जाए। और जो कम्पिटिटिव जो है, इस बात को आप पूरा करने के विचार में हैं तो प्रमोशन नहीं है इस बात का। जैसे नेशनल स्कॉलरशिप योजनाएं कितनी चल रही है, सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर उतरती नहीं है, बच्चों को पता नहीं होता है। और जैसे कितने खेलों की योजनाएं होती, बाकी योजनाएं होती बहुत सारी, वो स्कूलों के ऊपर जो है जा करके, जो ये डीओ साहब होते हैं ना, बीईओ होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो शिक्षकगण होते हैं, ये अपने स्कूलों में जाकर के सुधार नहीं करते हैं, जाकर के हमारे जैसे ट्यूशन सेंटरों को तंग करते हैं। बोला ये ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। ट्यूशन सेंटर्स पर अगर कोई भी बाइलाज है, आप मेरे को भी प्लीज़ बताना और बाकी लोगों को भी बता होना चाहिए सारी बातें। भिवानी में ही किसी कोचिंग सेंटर पर, वो हमारा नहीं था, कोई और था, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने ही खबर चलाई थी, मैंने उसको प्रमोट भी किया था। मैं भाई साहब, अगर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई होती, हरियाणा सरकार से एफिलेटेड जो स्कूल्स हैं प्राइवेट, उनमें पढ़ाई बढ़िया होती, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कोचिंग सेंटरों की। कोचिंग सेंटरों की सर्च में तो लोग तब निकलते हैं जब वहाँ पर उनका काम पूरा नहीं बनता है। तो इस प्रकार से गुणवत्ता के ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा, और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी सर, मैं बिना पैसे सरकार की मदद करने को हमेशा तैयार हूँ। जवाब चाहेंगे डॉक्टर साहब? परीक्षाओं की शुचिता किस तरह से, आखिरी सवाल आपसे, परीक्षाओं की शुचिता किस तरह से बरकरार रखी जाएगी, खासकर रोजगार परक जो परीक्षाएं हैं उनकी बात करें, एससेट की परीक्षा है, दूसरी तमाम परीक्षाएं हैं, आपको नहीं लगता कि उनमें सुधार की गुंजाइश है, ज़रूरत है? किसी भी सिस्टम के अंदर बदलाव तब आता है जब हम बड़ी गहनता से सोच लें कि जितने भी लूप होल्स हैं उनको प्लग इन करने जाए, प्रोसेसेस को ऑडिट किया जाए एग्जामिनेशन के बार बार, और जब ये प्रोसेस ऑडिट हो जाए और लीकेजेस बंद हो जाएं तो किसी हालत में भी कोई भी
परीक्षा का पेपर किसी का भी लीक ही नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। 2017 की बात कही, उस वक्त मुझे ध्यान है अच्छी तरह से, लिफाफे वो होते थे, बैग्स होते थे, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन पेपर निकला। तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने उनकी जगह ट्रंक लगाए और उसके बाद वो लूपहोल बंद हो गया। इस तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट की परीक्षा के अंदर इतने सिस्टम एस्टैब्लिश किए हैं, इतने प्रोसेसेस हैं कि कभी भी वो पेपर लीक ही नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर, वैसे ही हर जगह होना चाहिए। दूसरा जहाँ तक रहा कोचिंग का, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, देखिए कोचिंग कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग कि कोचिंग होनी चाहिए, लेकिन कब Thank you, sir. कोचिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर या पढ़ाना या उस सिस्टम से चलना, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स होने वाले हैं। देखिए बच्चे का सर्वांगीण विकास की हम जब बात करते हैं ना, आज कहते हैं ना हमें आज कोई ढूंढते हैं तो बेरोजगारी भी नहीं है, आपने कहा बिल्कुल। दरअसल जिस रोजगार के लिए हमें जैसा स्टूडेंट चाहिए या जैसे व्यक्ति चाहिए, जो स्किल उसके अंदर चाहिए वो उसके पास होती नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि लोग हमें मिल नहीं रहे और बेरोजगारी नहीं है। दरअसल हरियाणा सरकार ने जो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की है, अब आने वाला समय वोकेशनल एजुकेशन का होगा, जिससे बच्चों के अंदर काबिलियत जो है आगेगी, और एक बार वो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई तो उनको जॉब भी बहुत आसानी से मिलेंगे। चलिए, हाँ। उम्मीद है डॉक्टर साहब के सुधार होगा परीक्षा पद्धति में भी, शिक्षा पद्धति में भी, और साथ ही साथ या। जिस तरह की बातें उठाई गई हैं इस सेशन में जो है, चाहे परीक्षा की बात करें या फिर रोजगार परक शिक्षा की बात करें, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात मैं कहना चाहूँगा जी सर, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ तक हैं बहुत खुले हुए हैं, एंड उनको रेगुलेशन भी है गवर्नमेंट का कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा वो बाकायदा अपना एक प्रॉपर उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसको टैक्स पे करना है, अदरवाइज वो टैक्स तो देते हैं सर एजुकेशन पर, मुझे लगता है, लेकिन टैक्स नहीं होना चाहिए एजुकेशन पर। देखिए टैक्स जो हाँ। रूल ये है कि अगर आपकी कोचिंग या आपकी डिग्री जो भी आप कर रहे हैं वो किसी डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है कैंडिडेट को, नहीं कुछ नहीं भी। मिलता ना, सिर्फ तो वो टैक्सेबल है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री वो हासिल कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं चलिए है। शिक्षा पर ये बात की गई मैं है। चाहता हूं शिक्षा सर कोई भी जो है किसी भी प्रकार की पढ़ाई हो, टैक्स ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। टैक्स होने से बच्चों के ऊपर और बर्डन ही पड़ता है, पढ़ तो कोई भी कुछ भी ले। और कोचिंग सेंटर वाले जो ना बम बनाना नहीं सिखाते, आतंकवादी नहीं बनाना सिखाते हैं, पेपर पास करना सिखाते हैं। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, इस सेशन में जुड़े। शिक्षा किसी समाज की बेहद ज़रूरी चीज़ है, जो है शिक्षा के बिना कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। उम्मीद है जिस तरह के मुद्दे इंडिया न्यूज़ हरियाणा प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल उठा भी रहा है, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उन पर ज़रूर गौर किया जाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर शिक्षा पर थोड़ा टाइम